अस्सलामुअलैकुम। मैंने सोनिया और दूसरे तमाम अजीज़ों को बताया कि शीतारा और पूजा को भूल जाएं। इस हुजरे से किसी वक्त भी दो लड़कियां निकलेंगी तो उनमें से एक का नाम शहनाज और दूसरी का नाम परवीन होगा। शहनाज हमारी बहू होगी और परवीन बेटी। सोनिया ने कहा, मैं ऐसे तो बहू नहीं बनाऊंगी, पहले बाकायदा निकाह पढ़ाया जाएगा। मैंने तायद की, हाँ ज़रूर पढ़ाया जाएगा। जनाब तबरेज़ी फरमा रहे थे कि जब मैं शहनाज और परवीन के साथ हिंदुस्तान में रहूँगा तो किसी दिन पारस वहाँ पहुँचेगा, बस उसी दिन निकाह पढ़ा दूंगा। सोनिया ने कहा, शहनाज तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं आज ही उसे बहू बनाऊंगी। ये हुस्न इत्तफाक देखो कि शहनाज की तरह पारस ने भी टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। ख्याल ख्वानी के जरिए या टेलीपैथी के जरिए उनका निकाह ऐसे ही हो सकता है जैसे साजिद और फरहाना का निकाह पढ़ाया गया था। साजिद यहाँ इदारे में था और फरहाना वहाँ पाकिस्तान में। जनाब तबरेज़ी ने रिश्ता इस दवाज में मुंसलिक किया था। मैंने कहा, अच्छी बात है, इस सिलसिले में अपने बेटे से बात करो। सिर्फ मेरा बेटा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हारा नहीं है? मैंने अपना एक कान पकड़कर कहा, ऐसा भी क्या बेटा कि कभी कभी मेरा बाप बन जाता है। सोनिया हंसने लगी। मैंने कहा, बहुत खुश हो रही हो, तुम्हारी तरबियत ने उसे शैतान बना दिया है। खबरदार, मेरे बेटे को शैतान ना कहना। बारबरा, तुम जाओ और उससे कहो कि अभी अपनी मम्मा से बात करे। बारबरा कहने लगी, अभी पापा ने अपना एक कान पकड़ा था, मैं अपने दोनों कान पकड़ती हूँ। उसे मुखातिब करने के बाद उसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। सानी ने हंसकर कहा, उससे तो सभी पनाह मांगती हैं, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उसके पास पहुंचकर बोली, तुम्हारे चारों तरफ तारीकी है, इसका मतलब यह है कि तुम अभी देवी की डमी के अंदर हो। उसकी इस बात के दौरान वो सानी के दिमाग में आकर बोला, पहले मुबारकबाद दो कि मैं भी ख्याल ख्वानी की परवाज़ करने लगा हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? मुझसे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी। तुम्हारी मम्मा भी फ़ख्र कर रही हैं कि तुमने कितनी चालबाजी से एक डमी के अंदर रहकर गैर मामूली इल्म हासिल कर लिए। मम्मा तुमसे शादी के सिलसिले में बात करने के लिए बुला रही हैं। मुझे पता है, मैं बड़ी देर से तुम्हारे अंदर रहकर तुम सबकी बातें सुन रहा हूँ। सानी ने परेशान होकर कहा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे अंदर क्यों आए हो? चलो निकलो यहाँ से। बाय द वे, तुम तो अमेरिका में थे। था, अब तो यहाँ हूँ। इस डमी के अंदर रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए एक मुसाफिर के अंदर रहकर अमेरिका से पेरिस चलाया, फिर इदारे में पहुंचकर अपने साए की रिहाइश के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। मैं कहती हूँ फ़ौरन बाहर निकलो। ऐसा कहने से पहले ये तो सोचो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अली तो सिर्फ तुम्हारे दिल की धड़कनों में समाया रहता है, मैं तो अभी तुम्हारे सर से पैर तक तुम्हारी रग रग में समाया हुआ हूँ। अभी जो तुमने मेरे चारों तरफ तारीकी देखी थी वो इसीलिए है कि तुम्हारे बदन के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। देखो पारस, फौरन बाहर आ जाओ, वरना वरना तुम्हारा अली भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकेगा। भाई, मुझे ये रिहाइश का पसंद है, तुम मकान का किराया बढ़ा लो, मगर किराएदार की बेइज्जती करके तो ना निकालो। सोनिया, बारबरा, सलमान, सुल्ताना सभी सानी को देख रहे थे। मैंने पूछा, बेटी पारस को यहाँ बुलाने में इतनी देर क्यों हो रही है? बारबरा ने कहा, मकड़े के जाल में फंस गई हैं। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि उसे मुखातिब करते ही वो अजाबे जान बन जाएगा। सानी पांव पटक कर बोली, मामा अपने बेटे को समझाएं, यह साया बनकर मेरे अंदर समाया है, मुझे परेशान कर रहा है। सोनिया ने कहा, पारस ये तुम्हें जान से ज़्यादा चाहती है और तुम इसे परेशान कर रहे हो। चलो बाहर सामने आओ। उसने सोनिया के अंदर आकर सलाम किया, फिर कहा, मामा आपका क्या ख्याल है, क्या मेरा साया सानी के अंदर है? नहीं, तुम यहाँ होते तो पहले मुझे सलाम करते और मेरे गले लग जाते, मगर इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये मेरी होने वाली बहुत ही प्यारी चुड़ैल भाभी है, दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाती है, लेकिन मेरे सामने अपनी अकल इस्तेमाल करना भूल जाती है। सोनिया ने कहा, सानी तुम पारस के सामने बदहवास क्यों हो जाती हो? क्या मेरी हदायत को भूल गई कि अपने बाप और अपने शौहर के सामने भी पेचीदा मसला हो तो बदहवास नहीं होना चाहिए? तुम दुश्मनों के सामने तो बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर जाती हो, फिर पारस के आसमान से उतरा हुआ अजूबा है? सानी ने कहा, मम्मा अभी मैं पापा की बात दोहराऊंगी कि आपकी तरबियत ने इसे शैतान बना दिया है तो आपको बुरा लगेगा। हकीकत यही है कि इसकी चक्करबाजी फ़ौरन ही समझ में नहीं आती। इसमें समझने की क्या बात है? ज़रा कल से सोचो कि मैं इसकी माँ यहाँ मौजूद हूँ और वो इतने अरसे बाद मुझसे मिले बगैर तुम्हारे जिस्म में समा जाएगा। उसने उल्लू बनाया और तुम बन गई। इस बात पर सब हंसने लगे। सानी ने घुंसा दिखाकर कहा, अब अपने बेटे से कहें मेरे सामने आए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, यह दूसरी अहमकाना बात कह रही हो, भला कोई अपना मुंह तोड़वाने के लिए सामने आता है? सानी ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, तो फिर उससे कह दें, आई लव हिम, मेरे लिए उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। अली तो मेरे जीवन साथी रहेंगे, लेकिन पारस मेरा रहनुमा साथी है। मैंने इसकी शरारतों से बार बार रहनुमाई हासिल की है। ये कहकर वो आगे बढ़कर सोनिया के गले लग गई, फिर उसके कान में बोली, मम्मा अभी मैं आपको नहीं, पारस को गले लगाकर उसे गैर मामूली उलूम हासिल करने की मुबारकबाद दे रही हूँ। सोनिया ने कहा, पारस तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है और कह रहा है कि अपने अंकल सलमान के अंदर रहकर उनकी ज़ुबान से हमसे बातें करेगा। पारस ने सलमान के पास आकर सलाम किया, फिर सलमान ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूछा, मम्मा अभी आपने मुझे क्यों बुलाया है?
सोनिया ने शहनाज यानी साबका डमी शीतारा और साबका पूजा यानी मौजूदा परवीन के मुतल्लिक बताया। फिर कहा, शहनाज और परवीन 2 दिन के बाद तुम्हारे पापा के साथ हिंदुस्तान जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ख्याल ख्वानी या टेलीफोन के जरिए शहनाज से तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? पारस ने कहा, मेरी मम्मा की खुशी मेरी खुशी है। वैसे मैं वॉशिंगटन में भी बहुत मसरूफ़ हूँ। देवी ने अपने 6 भारतीय जवानों को मशीन से गुजार कर टेलीपैथी सिखाई थी। मैंने उन तमाम को मौत के घाट उतार दिया है। अभी कुछ मसरूफियात और रह गई हैं। कोई बात नहीं, शहनाज और परवीन 2 दिन तक मोहतरम बुजुर्ग के हुजरे में रहेंगी। कल शाम को निकाह पढ़ाया जा सकता है। आपका हुक्म सार आंखों पर, निकाह मंजूर है। सबने खुशी का इजहार किया। पारस ने सुल्ताना को मुखातिब करके कहा, आंटी देखिए कैसा ज़माना आ गया है, आपके शौहरे नामदार इस उम्र में निकाह मंजूर कर रहे हैं। सलमान झिम किया। सब कह के लगाने लगे। उसने कहा, पारस वाकई शैतान भी तुमसे कतराता होगा। खुद मेरी ज़ुबान से निकाह मंजूर कर रहे थे और अब मुझे फंसा रहे हो। अब आप इतने भी उम्र सीधा नहीं है कि कहीं और ना फंसने पाए। अगर इजाज़त हो तो कोई अच्छा घराना देखूं? बेटे खुदा के लिए तुम जाओ, वरना अभी सुल्ताना से मेरी लड़ाई कराओगे। वो अपनी मम्मा के पास आकर बोला, अच्छा मुझे इजाज़त दें। मेरी नन्ही मुन्नी बहन आला बीबी और मेरे भाई किबरिया को मेरी तरफ से खूब प्यार करें। हाँ बेटे जाओ, खुदा तुम्हारे निगहबान है। मैं आला बीबी और किबरिया को तुम्हारे नाम से खूब प्यार करूंगी। वो मेरे पास आकर बोला, हेलो पापा। ये जानकर खुशी हुई कि शहनाज पैदाइशी मुसलमान है। देवी ने अपनी तंग नज़री से उसे हिंदू बना रखा था। आप उसे बहू बनाकर खुश है ना? हाँ बेटे, बहुत खुश हूँ। देवी ने जो कुछ किया, तुम तो उस शेर पर सवा शेर हो जाओ और अपने मामलात से निमटने के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हो। वो दिमागी तौर पर देवी की डमी के अंदर हाजिर हो गया। पिछली रात उसने 6 भारतीय टेलीपैथी जाने वालों को जहन्नुम में पहुंचाया। अब ये दूसरी सुबह थी। सुपर मास्टर हस्बे मामूल 5 बजे सुबह बेदार हुआ। ज़रूरियात से फारिग होकर जॉगिंग के लिए जाना था। उसी वक्त इतला मिली कि 6 टेलीपैथी जाने वाले अस्पताल में मुर्दा पड़े हैं। ये ज़बरदस्त शौक पहुंचाने वाली इतला थी। वो अपने बंगले से निकलकर तेज़ी से चलता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहाँ तीनों अफवाज के आला अफसरान भी आ चुके थे। उन्होंने वहाँ देवी के 6 टेलीपैथी जाने वालों की लाशें देखी। ये मामला और ज़्यादा तशवीशनाक था कि अमरीकी नए टेलीपैथी जाने वाले जिंदा थे और देवी की एक भारतीय ख्याल ख्वानी करने वाली बखैरियत थी। बाकी देवी के अहम अफराद मारे गए थे। एक आला अफसर ने कहा, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में जो भी दुश्मन छुपा हुआ है वो हमारा नहीं बल्कि देवी और भारतीय हुकूमत का दुश्मन है। सुपर मास्टर ने कहा, देवी गलत फहमी में मुब्तला हो सकती है कि हमने अपने ख्याल ख्वानी करने वालों की हिफाजत की और उसके अहम अफराद से बेपरवाही बरती, जिसके नतीजे में वो मारे गए। दूसरे आला अफसर ने कहा, ऐसी बात नहीं, वो हम सब के अंदर आती है। हमारे चोर ख्यालात पड़ेगी तो मालूम हो जाएगा कि हमने उसके अहम अफराद की हिफाजत में कोताही नहीं की है। उसका अपना कोई दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के 4 जासूस उस डॉक्टर को पकड़ कर ले गए। नए टेलीपैथी जाने वालों के मखसूस वार्ड में पहरा देने वाले तमाम मुसल्लह फौजी जवानों ने बयान दिया कि वही डॉक्टर आधी रात के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए इन 6 ख्याल ख्वानी करने वालों के कमरों में गया था जो अब मुर्दा पड़े हुए थे। डॉक्टर खौफजदा था और कस्में खा रहा था कि वो रात को अपने चैम्बर में सो गया था। अलबत्ता ख्वाब की हालत में उसने देखा था कि एक सिरिंज में जहरीली दवा भरकर उन 6 अफराद के कमरे में गया, मगर वो सब एक ख्वाब था। उसके बयान से ये समझ में आ रहा था कि वो बेकसूर है और किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर सिर्फ देवी के खास आदमियों को मार डाला है। सुपर मास्टर ने बॉबी बेकर से कहा, देवी के दिमाग में कोई जा नहीं सकता। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेगी। फिर भी कोशिश करो, एक ही रात में 6 अफराद का मारा जाना मामूली बात नहीं है। देवी को फ़ौरन इसकी इतला देना चाहिए। तुम उसके दिमाग में पहुंचते ही बॉबी कहो, शायद वो सांस रोकने के बाद तुम्हारे पास आ जाए। पारस गैर मामूली समात के जरिए उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। सुपर मास्टर तीनों आला अफसरान के साथ अपने दफ्तर की सिमत जा रहा था। एक अफसर ने कहा, हमारी देवी जी के मुकाबले में वह दुश्मन कोई मामूली सा टेलीपैथी जाने वाला होगा, इसलिए वो हमारे दिमागों में नहीं आ सकते हैं और ना ही वो देवी जी से बराह रास्त गुफ्तगू करता है। वो चोरों की तरह छुपकर देवी जी को नुकसान पहुंचा रहे। दूसरे अफसर ने कहा, वो आइंदा हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो वो हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को जिंदा छोड़ रहा है और दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से हमारे फौजी राज मालूम कर रहा हूँ। सुपर मास्टर ने दफ्तर में दाखिल होकर कहा, यह निहायत तशवीशनाक मामला है। मेरा जहन भी यही कह रहा है कि वह एक तरफ हम पर मेहरबानियां कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे फौजी राज चुरा रहा है। वह सब अपनी अपनी कुर्सियों पर मेज़ के अतराफ बैठ गए। सुपर मास्टर ने उस कागज़ को उठाते हुए कहा, यह किसी अजनबी की तहरीर है, मेरी मेज़ पर कैसे आ गई? एक आला अफसर ने कहा, प्लीज़ आप पढ़ें, मालूम तो हो कि किसने लिखा है और क्या लिखा है। सुपर मास्टर पढ़कर सुनाने लगा। तहरीर की इब्तदा में ही मालूम हो गया कि वो चैलेंज नुमा खत देवी का लिखा गया है। उसे वार्निंग दी गई है कि वो जब भी अपने भारतीय सूरमा अफसरों को मशीन के जरिए टेलीपैथी सिखाना चाहेगी, उन तमाम सीखने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आजमाइश शर्त है। खत के आखिर में दुश्मन ने नाम की जगह लिखा था, तुम ईंट मैं पत्थर। दफ्तर में एक फौजी जवान दाखिल हुआ, फिर बोला,
मैं देवी के हुक्म के मुताबिक बोल रहा हूँ। देवी जी मेरे अंदर मौजूद हैं। उन्होंने यह खत सुन लिया और बॉबी बेकर से मालूम कर लिया है कि किसी अनजाने दुश्मन ने उनके 6 रोबोट टेलीपैथी जाने वालों को हलाक कर दिया है। एक ही रात में इतना बड़ा नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त भी है और देवी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी। सुपर मास्टर ने कहा, हमने उस डॉक्टर को हिरासत में रखा है। क्या आप उसके जरिए दुश्मन तक पहुंच सकती हैं? वो महज एक आलाकार था। वारदात के वक्त सहरजदा कर दिया गया। वह इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता है, उसे रिहा कर दिया जाए। सुपर मास्टर ने कहा, उसने हमारे तीनों टेलीपैथी जाने वालों को जिंदा छोड़ दिया। इसके पीछे कोई गहरी चाल है। वो हमें फरेब देकर अपनी मेहरबानियों के सैर में मुब्तला करके यहाँ से फौजी राज चुरा कर ले जाना चाहता है। एक अफसर ने कहा, सवाल यह है कि उसने सिर्फ आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों की? मेरा ख्याल है आप अपने ज़ाती दुश्मन को आसानी से समझकर उसे बेनकाब कर सकती हैं। फौजी जवान ने कहा, देवी जी यही समझने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो दुश्मनी करने वाला यहाँ मौजूद है तो वो देवी जी से गुफ्तगू करे। एक दूसरे फौजी जवान ने कमरे में आकर कहा, जी हाँ मैं मौजूद हूँ। देवी ने मुझे याद किया है इसलिए हाजिर हो गया हूँ। लेकिन इस दफ्तर में तो सब मर्द ही मर्द नजर आ रहे हैं। वो आवारा बद चलन कहाँ है जो शादी से पहले टेलीपैथी जाने वाले बच्चे पैदा करती है? वो गुस्से से भड़क गई। फौजी जवान की जुबान से बोली, बकवास मत करो। मैं मानती हूँ कि दुश्मन छुपकर हमले करता है, लेकिन अपना नाम और दुश्मनी का मकसद जरूर बताता है। पारस ने अपने आलाकार के जरिए कहा, इन 6 लाशों को भारत के आर्मी हेडक्वार्टर में भेज दो और उनसे कहो वो लाशें अमेरिका से नहीं आई हैं। दरगाह चिराज शरीफ पर जो हमले किए गए थे उन्हीं हमले में वो 6 अफराद मारे गए हैं। अगर ये जिंदा रह जाते तो मजलूम कश्मीरियों पर टेलीपैथी के हथियार इस्तेमाल करते। लिहाजा जब तक कश्मीर से भारतीय फौजियों और भारतीय इंतजामिया के अहदेदारान वापस नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा कोई भारतीय चूहा ट्रांसफार्मर मशीन से नहीं गुजर सकेगा। देवी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा ताल्लुक फरहाद की फैमिली या MIM की तंजीम से है? हमारे MIM के सरबराह को तो तुमने बड़ा ज़बरदस्त फरेब दिया है। वो जापान से वापस आकर तुम्हें प्रिंसेस आइलैंड में तलाश कर रहा था। आखिर उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ आकर इंतकामी कार्रवाई करूँ। तुम्हारा सरबराह गलत समझ रहा है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। वो जापान चला गया था। उसकी गैर मौजूदगी में मैं जजीरे का महल छोड़कर यहाँ अपने ज़रूरी काम से आ गई। मगर तुम्हारे सरबराह की गलत फहमी से मेरे 6 अहम टेलीपैथी जानने वाले ख़त्म हो गए। टेलीपैथी जानने वाला एक भी हथियार कश्मीर नहीं जाएगा। लिहाजा तुम्हें जो कहना है वो हमारे सरबराह से कहो। ठीक है, मैं अभी उससे गुफ्तगू करती हूँ और कहती हूँ कि तुम्हें यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर से बुला ले। मुझे यकीन है कि उसका हुक्म सुनते ही यहाँ से चले जाओगे। हम MIM के मुजाहिदीन हुक्म के बंदे हैं। अपने सरबराह के हुक्म पर जीतने वाली जंग को भी अधूरी छोड़कर चले जाते हैं। देवी ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। ये परवाज़ ऐसी होती है कि टेलीपैथी जानने वाले चश्मे ज़दन में किसी के भी दिमाग में पहुंच जाती है। इसलिए ये अंदाज़ा नहीं होता कि जिसके पास पहुंचे हुए हैं वो कहाँ है और कितने फासले पर है। पारस उस फौजी जवान के करीब ही दूसरे फौजी जवान के अंदर था और देवी भी उसके पास खड़े हुए जवान के अंदर मौजूद थी। वह पारस के पास पहुंचकर बोली, ब्रदर कबीर, ये तो तुम समझ ही लेते हो कि तुम्हारे दिमाग में किसकी सोच की लहरें आया करती हैं। हाँ, ये तो समझ लेता हूँ, लेकिन ये मालूम करना मुश्किल हो गया कि तुम अचानक जजीरे से कहाँ चली गई। मैं जल्द ही जजीरे में वापस आ रही हूँ, फिर तुम्हें अपनी मसरूफियात के मुतालिक बताऊंगी। वैसे तुमने मेरे 6 टेलीपैथी जानने वालों को हलाक करके बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। मेरी जान, मुझसे सिर्फ मोहब्बत की बातें करो। हमने जजीरे के महल में कितनी रंगीन रातें गुजारी हैं। जब मैं सोचता हूँ कि देवी जैसी हस्ती को हासिल कर चुका हूँ तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। मैंने अपना तन मन सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया और तुमने मोहब्बत का सिला नफ़रत और इंतकाम से दिया। मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से और सियासत का जवाब सियासत से देता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगी और मुसलमानों से मुखालफाना सियासत करोगी तो ये ऐसी बात होगी जैसे गले लगकर मेरा गला काट रही हो। मैं मानती हूँ जिस तरह मुझे 6 टेलीपैथी जाने वालों की मौत का सदमा हो रहा है, उसी तरह तुम्हें दरगाह चिराज शरीफ के सानहे का शदीद सदमा पहुंच रहा है। लेकिन यकीन करो, मैंने कश्मीरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम भी यकीन करो कि मैंने तुम्हारे 6 रोबोट टेलीपैथी जाने वालों को नहीं मारा। तुम तो जानती हो मुझे टेलीपैथी नहीं आती। एक ख्याल ख्वानी करने वाले मुजाहिद ने इंतकाम लिया है, लेकिन मुजाहिदीन तुम्हारे अहकामात की तामील करते हैं। तुम उस ख्याल ख्वानी करने वाले मुजाहिद से कहो कि यहाँ से चला जाए। भारतीय हुक्मरान और भारतीय फौजी भी तुम्हारे अहकामात की तामील करते हैं। तुम उनसे कहो कि कश्मीर से अपनी फ़ौजें वापस बुला लें। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वो भारत का अहम शुमाली इलाका है, वहाँ भारतीय फ़ौज को रहना चाहिए। वाशिंगटन का आर्मी हेडक्वार्टर तुम्हारे भारत की जागीर नहीं है और ना ही तुम्हारी मलकियत है, इसलिए मेरे मुजाहिदीन को भी वहाँ रहना चाहिए। तुम ख्वामखा बहस कर रहे हो। यही मेरी भी राय है कि ख्वामखा बहस करोगी तो ऐसे जवाबात मिलते रहेंगे कि तुम लाजवाब रह जाओगी। क्या तुम मुझसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते? ताल्लुकात और तुमसे? अगर मैं जानबूझकर अनजान बन रहा हूँ तो तुम मुझे वाकई नादान समझ रही हो। क्या एक ज़रा सी अकल से ये नहीं सोच सकती कि मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले ने अगर जहरीले इंजेक्शन के जरिए तुम्हारे 6 को मारा है तो 7वीं औरत को कमज़ोरी की दवा देकर उसके चोर ख्यालात पड़े होंगे। देवी हिचकिचाक कर बोली, तुम्हारे मुजाहिद ने क्या मालूम किया है?
यही कि वो 7वीं टेलीपैथी जानने वाली जिसे जिंदा छोड़ दिया गया, उसका असल नाम प्रभा रानी है। तुम जजीरे के महल में उसे अपनी डमी बनाकर मेरे सामने बतौर चारा डाल रही थी। आइंदा भी तुम उसे देवी बनाकर मुझे अहमक बनाती रहना चाहती हो। देवी को चुप सी लग गई। वह बोला, अभी तुमने पूछा था क्या मैं तुमसे ताल्लुकात रखना नहीं चाहता? तुम ही बताओ, क्या हमारे ताल्लुकात थे? मैं महल में तुमसे मिलता रहा या तुम मुझे प्रभा रानी से बहलाती रही? जब बात खुल ही गई है तो तुम्हें समझना चाहिए कि हम में से कोई एक दूसरे के लिए खलूस नहीं रखता है। जिसे मौका मिलता है वो अपनी चाल चलता है। मेरी चाल नाकाम रही। तुमने एक ख्याल खोनी करने वाले मुजाहिद के जरिए इंतकाम ले लिया। अगर तुमने हिसाब बराबर कर लिया तो आपस की रंजिशों को यहीं ख़त्म कर दो। कोई ऐसी राह इख्तियार करो जिस पर हम साथ साथ चलें और आइंदा एक दूसरे को शिकायत का मौका न दें। हम दोस्त बनाने वाले लोग हैं, दुश्मनी की राहों से कतराते हैं। तुम कहती हो तो सोचना समझना होगा कि हम किस तरह एक दूसरे से पहुंचने वाले नुकसानात से महफूज रह सकती हैं। तुम भी सोचो समझो, हम 2 घंटे बाद यहाँ फिर मिलेंगे। अच्छी बात है, मैं अभी इस मामले पर गौर करूंगी। फिलहाल तुम अपने उस ख्याल ख्वानी करने वाले मुजाहिद को वापस बुला लो। मुझे ख्याल ख्वानी आती तो मैं उसे बुला लेता, लिहाजा तुम उसे कहो कि मैं उसे बुला रहा हूँ। देवी ने पास खड़े फौजी जवान से कहा, तुम्हारे अंदर जो ख्याल ख्वानी करने वाला मुजाहिद है वो अपने सरबराह बरादर कबीर के पास पहुंच जाए, उसे तलब किया जा रहा है। चंद लम्हों के बाद वो फौजी जवान यूं चौंक कर देखने लगा जैसे पहले सहरजदा था और अब होशो हवास में आकर सोच रहा हो कि सुपर मास्टर के दफ्तर में कैसे आ गया। देवी ने उसे जाने को हुक्म दिया। फिर सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान से कहा, आप लोगों ने हमारी बहुत सी गुफ्तगू सुन ली। हम फौजी जवानों की जुबान से बोल रहे थे। फिर मैं MIM के सरबराह से समझौते की कोई राह निकालने की बातें करती रही। हम इस सिलसिले में गौर कर रहे हैं। वो 2 घंटे बाद फिर मुझसे बातें करेगा। आप लोग भी कोई ऐसी राह निकाल लें कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला मुजाहिद यहाँ से चला जाए, वरना वो आइंदा भी हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। मैं अब 2 घंटे से कुछ पहले आऊँगी। पारस उससे गुफ्तगू करने के बाद प्रभा रानी के अंदर गया। वो उसे महसूस नहीं कर सकती थी क्योंकि एक मुज़र दवा के इस्तेमाल के बाद उसकी तवानाई बहाल नहीं हुई थी। पारस ने उस पर एक मुख्तसर सा तनवीमी अमल भी किया और 2 अहम बातें उसके जहन में नक्श की थीं। एक तो ये कि वो दिमागी तवानाई हासिल करने के बाद भी उसकी सोच की लहरों को महसूस ना करे, ताकि देवी आइंदा उसे डमी बनाकर धोखा देना चाहे तो वो उसके चोर ख्यालात से हकीकत मालूम कर ले। फिर दूसरी अहम बात यह नक्श कर दी कि वो माँ बनने वाली है। ये पारस ने एक नया शोशा छोड़ा था। देवी सुपर मास्टर से रुखसत होकर प्रभा रानी के पास आई। फिर बोली, मैं तुम्हारे पास आई हूँ लेकिन तुम मुझे महसूस नहीं कर रही हो। वो बोली, देवी जी, आपको तो कोई अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता। जब मैं चाहती हूँ तो कोई भी महसूस कर सकता है। अभी मैं इसी तरीक़ेकार से आई थी। मुझे मालूम हुआ कि एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ने एक दवा के जरिए तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाया है। तुम्हारे चोर ख्यालात कह रहे हैं कि अभी तुम पर तनवीमी अमल नहीं किया गया है, लेकिन तुम्हारे ये ख्याल हैरान कर रहे हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। जी हाँ, मैंने लेडी डॉक्टर से भी कहा था। उसने मुआयना करने के बाद यकीन से कहा है कि ये मेरा वहम है। मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। प्लीज़ आप मेरे अंदर रहकर मालूम करें कि जब लेडी डॉक्टर दुरुस्त कह रही है तो मैं अपने अंदर तब्दीली क्यों महसूस कर रही हूँ। कल से अब तक 3 बार उबकाई सी आती रही। यहाँ अचार नहीं मिलता है, लीमू चाटने को मिल जाता है। तुम जो कह रही हो वही मैं तुम्हारे अंदर रहकर समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें जजीरे से आए 3 हफ्ते हो रहे हैं। ब्रादर कबीर के सिवा तुम्हारी तन्हाई में कोई नहीं आया। फिर इतनी जल्दी तुम्हारे पाँव कैसे भारी हो रहे हैं? प्रभा रानी ने कहा, आह, मेरे भी क्या नसीब है। एक शरीफ औरत की ज़िंदगी में एक ही मर्द आता है जिसे वह देख देख कर प्यार करती है, लेकिन मैंने अब तक उसकी सूरत नहीं देखी, बस एक साया देखती रही। क्या मैं कभी अपने होने वाले बच्चे के बाप की सूरत भी नहीं देख सकूंगी? शायद देख सकोगी। गोली का असर खत्म होगा तो वो गोश्त पोस्त के जिस्म में ज़ाहिर होगा और उसे अपने बच्चे से मोहब्बत होगी तो वह तुम्हारे रूबरू आएगा। क्या मैं जजीरे में वापस आऊँगी? हाँ, तुम्हें उसी महल में जाकर रहना चाहिए। मैं उसे जो फरेब दे रही थी वो उसे मालूम हो चुका है। वो जानती है कि असल देवी कभी महल में नहीं आएगी, लेकिन वो मेरे लिए ना सही, तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए ना सही, अपने बच्चों से मिलने के लिए तुम्हारे पास उस महल में ज़रूर आएगा। मैं सोचूंगी कि उसे किस तरह ट्रैप किया जा सकता है। मैं चाहूंगी कि लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो और तुम उसके बच्चे की माँ ज़रूर बनो। उसे खून की कशिश मेरे जाल में फंसाएगी। वो थोड़ी देर बातें करने के बाद बोली, मैं रघुनाथ के पास जा रही हूँ। दुश्मन ने हमारे 6 टेलीपैथी जानने वालों को मार डाला है। सिर्फ तुम्हें शायद इसलिए छोड़ दिया कि तुम उसके सरबराह ब्रादर कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो कमबख्त रघुनाथ के पीछे पड़ जाएगा। मैं उसकी हिफाजत करने जा रही हूँ, फिर आऊँगी। वो चली गई। पारस भी प्रभा रानी के जहन से निकल गया। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर रघुनाथ के अंदर पहुंचा तो वो रोबोट टेलीपैथी जानने वाला उसे महसूस न कर सका, क्योंकि देवी उसके अंदर मौजूद थी और उसे बता रही थी कि MIM के एक ख्याल ख्वानी करने वाले ने कैसी कैसी चालें चलकर उसके नए 6 भारतीय रोबोट टेलीपैथी जानने वालों को मार डाला है। रघुनाथ ने तैश में आकर कहा, आप एक बार उस जलील दुश्मन से सामना करा दें, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तैश में ना हो, ठंडे दिमाग से काम लो। ब्रादर कबीर की प्लानिंग के मुताबिक वो ख्याल ख्वानी करने वाला मुजाहिद अमल कर रहे। हालात का तकाजा है कि तुम किसी से मुकाबला न करो।
ये महल और जजीरा छोड़कर रूपोश हो जाओ। तुम एक ही टेलीपैथी के ज़बरदस्त हथियार रह गए हो। तुम्हारे जाने के बाद ही हमारी टेलीपैथी जानने वाली प्रभा रानी इस महल में आकर रहेगी। मैं मैदान छोड़ने और रूपोश रहने को बुजदिली समझता हूँ, लेकिन आपके हुक्म की तामील करूंगा कि आप नए भारतीय टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा करेंगी। तकरीबन 1 घंटे बाद ब्रादर कबीर से हमारे मुज़ाकरात होंगे। अगर वो आइंदा हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा तो सबसे पहले अपने देश में टेलीपैथी जानने वालों की तादाद में इजाफा करूंगी। पारस कई दिनों तक प्रभा रानी के साथ महल में रह चुका था और वहां के कितने ही मुसल्ला गार्ड्स वगैरह से वाकिफ था। उसने एक गार्ड के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे रघुनाथ के सामने ले आया। रघुनाथ ने पूछा, क्या बात है? गार्ड ने अपनी गन सीधी करके कहा, मुझे शुबह है कि मेरा निशाना दुरुस्त नहीं है, मैं जरा आजमाना चाहता हूँ। फिर इससे पहले कि देवी रघुनाथ को बचाती, गार्ड ने गोली चला दी। वो गोली रघुनाथ के एक शाने की हड्डी को तोड़ती हुई गुजर गई। वह चीख मारकर सोफे पर झुकता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। देवी ने गुस्से से गार्ड के दिमाग में जलजला पैदा किया। वह बेचारा भी फर्श पर गिरकर चीखें मारते हुए तड़पने लगा। देवी ने उसकी जुबान से चीख कर कहा, यह क्या बुज़दिली है? हिम्मत है तो सामने आकर दुश्मनी करो। एक गार्ड ने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम कभी सामने आकर दुश्मनी करती हो? तुम तो हर एक के दिमाग में चली जाती हो, मेरे भी दिमाग में आओ, मगर नहीं, तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे सालेकार गार्ड के दिमाग में जलजले पैदा करोगी। तुम आवाज़ और लहजा बदल कर बोलते हो। मैं पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ। ऐसी आवाज़ और लहजे का कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई होता तो मैं भी उसके दिमाग में पहुंचती। तुम फिर भी महफूज रहते। मैं पूछती हूँ, तुम आखिर कब तक दुश्मनी करोगे? मैं कह चुका हूँ कि जब तक कश्मीर जलता रहेगा तुम एक भी टेलीपैथी जानने वाला पैदा नहीं कर सकोगी। तुम्हारे इस रघुनाथ पर थोड़ी सी मेहरबानी की है, इसे अपाहिज बनाकर जिंदा रखा है। अब ये कई हफ्तों तक ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगा। जब इसके शाने और घुटने के जख्म भरने लगेंगे तो इसे फिर जख्मी कर दिया जाएगा। क्या तुम्हारे सरबराह ब्रादर कबीर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि हमारे दरमियान समझौता होने वाला है और इससे पहले कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारे ब्रादर ने बताया था, लेकिन यहाँ रघुनाथ के अंदर मैंने तुम्हें यह बोलते हुए सुना है कि रघुनाथ रूपोश रहे और प्रभा रानी इस महल में आकर रहे। हमारा सरबराह से मिलने या अपने होने वाले बच्चे लिए इधर आएगा तो उसे किसी तरह ट्रैप किया जाएगा। तुम दर पर्दा चालें चलना चाहती थी, मैंने खुल्लम खुल्ला चाल चली और इसे अपाहिज बना दिया। मैं तुम्हारे जैसे छोटे ख्याल ख्वानी करने वाले से बात नहीं करना चाहती। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम्हारी नज़रें कहाँ हैं जबकि खुद यहाँ मौजूद नहीं हो और दूसरे के अंदर रहकर बोल रही हो? फिर मैं कैसे दूर हो जाऊँ? मैं तो पहले ही बहुत दूर हूँ और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। तुमने बेचारे गार्ड के अंदर जलजला पैदा कर दिया। इस दूसरे को भी जहनी अजियत में मुब्तला करो। फिर ज़रा गौर करो, क्या तुम रफ्ता रफ्ता जहनी मरीज़ा नहीं बन रही हो? वो परेशान हो गई थी। दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी, वाकई में बेतुकी बातें कर रही थी। जब वहाँ मौजूद नहीं थी तो उसे नज़रों से दूर होने को क्यों कह रही थी? फिर वो दूर ही था, सिर्फ गार्ड की ज़ुबान से बोल रहा था। इस ब्रादर कबीर ने मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि मेरा दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा। मैं सही तौर से मंसूबे नहीं बना रही हूँ। वो उठकर टहलने लगी। अक्ल कह रही थी कि कोई मसला पेचीदा हो जाए और परेशानी के बायस उसका हल सुझाई ना दे तो बड़े सब्र व तहम्मुल से थोड़े नुकसान उठाकर चंद घंटों या चंद दिनों तक सुकून से रहने की कोशिश करना और हालात का तज्जिया करते रहना चाहिए, या फिर किसी दाना दोस्त से मशवरा करना चाहिए। ऐसे वक्त उसे दाऊद मंडोला याद आया। वह बहुत ही चालबाज यहूदी था। वो उसकी जहानत और चालबाजी से शायद फ़ायदा उठा सकती थी। इस ख्याल से ज़रा उम्मीद बंदी वो मंडोला के अंदर पहुंच गई। उस वक्त मंडोला ख्याल ख्वानी के जरिए एक पाकिस्तानी लीडर के अंदर पहुंचा हुआ था और इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि अब जो चालें चली गई हैं उसके नतीजे में यहूदियों के लिए पाकिस्तान की सरहदें खुल जाएंगी। लीडर ने पूछा, ये आप कैसे यकीन से कह सकती हैं? ये हमारी आजमाई हुई तरकीबें हैं। मुसलमान कलाम पाक के इन अल्फाज को हमेशा याद रखते हैं कि यहूदी कभी मुसलमानों के दोस्त या बही ख्वाह नहीं हो सकते। यही वजह है कि मुस्लिम अवाम की अक्सरियत ने बरसा बरस गुजर जाने के बावजूद इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही अब तक यहूदियों पर भरोसा करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इसराइल को कबूल करेंगे और उनकी मसनूआत को पाकिस्तान की मंडी में फैलने देंगे? मंडोला ने कहा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का यह आजमूदा फार्मूला है कि पहले मुसलमान को खूब अय्याश बनाओ, जैसा कि बाज़ इस्लामी ममालिक के अकाबरीन और दौलतमंद ताजिर यहूदी औरतों से खुफिया शादी करते हैं या उन्हें गर्लफ्रेंड बनाकर अपने मुल्क के अहम राज और कमज़ोरियाँ हम तक पहुँचाते हैं। दूसरा आजमूदा फार्मूला यह है कि पहले एक मुसलमान को बहुत अरूज दो, उसे बैनुल-अक़वामी सतह का हीरो बनने के मौके फराहम करो, जैसा कि PLO के यासिर अरफात को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया गया। अमेरिका और इसराइल कभी किसी मुसलमान को शोहरत की इतनी बुलंदियों पर नहीं पहुंचने देते जब तक कि वो दर पर्दा कठपुतली बनना पसंद न करे। यासिर अरफात ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर एक यहूदी हसीना से शादी की तो उनके कारनामों के सामने मुसलमानों के एतराज़ात दब कर रह गए।
जबकि कारनामे कोई काबिल जिक्र नहीं थे। यहूदन से शादी करने से जहेज के तौर पर मगरबी इसराइल में गजा की एक पट्टी मिल गई। नाम हुआ कि वहाँ के मुसलमानों ने इसराइल का एक हिस्सा हासिल कर लिया है, जबकि गजा की पट्टी में फ़ौज भी इसराइल की है, कानून भी हम यहूदियों का है और वहाँ हमारा ही सिक्का चलता है। मंडोला को इल्म नहीं था कि देवी बड़ी देर से उसके अंदर है। जब देवी ने देखा कि वो पाकिस्तानी लीडर के साथ लंबी गुफ्तगू करता रहेगा तो उसने कहा, अब इस मौजू को ख़त्म करो और मुझसे बातें करो। दाऊद मंडोला ने इस लीडर से माजरत चाही कि एक ज़रूरी काम आ पड़े, फिर वो किसी वक्त इस सिलसिले में गुफ्तगू करेगा। इसके बाद वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे पास आई हैं। खादिम हाजिर है, फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? एक खिदमत तुम्हारे लायक है, इसीलिए आई हूँ। ये MIM का सरबराह ब्रादर कबीर दर्द सर बन गया है, समझ में नहीं आता उससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। मैंने अनकरा के इजलास में ही समझ लिया था कि ब्रादर कबीर बहुत चालाक और मक्कार है। वह सिर्फ टेलीपैथी से मात नहीं खाएगा, उसे घेरने और कुचल डालने के लिए बड़ी जहानत से ऐसी प्लानिंग करनी होगी जिस पर हम अमल करें तो हमें नाकामी ना हो और वह बिल्कुल बेबस होकर घुटने टेक दे। क्या तुमने कोई प्लानिंग की है? आपने कभी हुक्म नहीं दिया, अभी बताएं क्या चाहती हैं। वह दुश्मन कहाँ है और क्या करता फिर है? फिलवक्त उसका सबसे बड़ा हरबा यह है कि वह साया बन जाता है, गिरफ्त में नहीं आता, रात की तारीकी में या किसी के जिस्म में समा कर छुप जाता है। हमारे तुम्हारे अंदर अपने अपने साए हैं और हमें अपने साए की मौजूदगी का इल्म नहीं होता। जब हम रोशनी में आते हैं और साया नजर आता है तो उसकी मौजूदगी का पता चलता है। इसी तरह वो जिसके जिस्म में भी जाता है उस जिस्म वाले को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। देवी जी, इसमें शुबा नहीं कि उसके पास ये एक बहुत बड़ा हरबा है, लेकिन एक बात हमारे हक में है कि वो हमेशा साया बनकर नहीं रह सकता। वो गैर मामूली गोलियां 1-2 हफ्ते या 1-1.5 महीने तक असर दिखाती हैं, फिर वो खुद समझ नहीं पाता और अचानक गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर हो जाता है, जैसा कि अनकरा के इजलास में खुद अपनी तवक्को के खिलाफ ज़ाहिर हो गया था। हम ऐसे किसी मौके की ताक में रहें तो वो ज़ाहिर होते ही गिरफ्त में आ सकता है। तुम्हारी बातें सुनकर याद आ रहा है कि वो तकरीबन 1 माह पहले साया बनकर मेरी एक डमी के पास आया था। इस दौरान मैंने जब भी उससे दिमागी राब्ता किया तो उसके इतराफ तारीकी देखी, जिससे जाहिर होता है कि वो अभी तक साया बना हुआ है। 1 माह गुजर चुका है। मुझे उम्मीद है कि 10-12 दिन के अंदर गोली का असर ज़ाहिर हो जाएगा और वह अचानक ज़ाहिर हो जाएगा। तो फिर हमें सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए कि वो किस मुल्क और किस शहर में है। हमें किसी तरह उसकी रिहाइशगाह का पता चलाना चाहिए। ये मैं किसी तरह मालूम कर लूँगी, लेकिन आज उसने मुझे बड़े नुकसानात पहुँचाए हैं। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका खून पी जाती। आप ज़रा वजाहत से बताएं, उसने आपके साथ क्या ज़्यादती की है? मैंने ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए अपने देश के लिए 6 रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले तैयार किए थे। ब्रादर कबीर के एक ख्याल ख्वानी करने वाले मुजाहिद ने मेरे उन तमाम टेलीपैथी जानने वालों को जहरीले इंजेक्शन के ज़रिए मार डाला। ओ गॉड, ये तो वाकई उसने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पहले 4 टेलीपैथी जानने वाले अजय, विजय कुमार, राजेश और रघुनाथ थे। उनमें से जो 3 मारे गए थे उनका इल्म तुम्हें है। आज उसने 2 गोलियां चलाकर रघुनाथ को अपाहिज बना दिया। यानी कल रात हमारे देश के 6 मारे गए और आज 1 को अपाहिज बना दिया गया। देवी जी, ये MIM वाले अमेरिका और इसराइल के खिलाफ थे, फिर इनका सरबराह सिर्फ आपको क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? वो कहता है जब तक कश्मीर से भारतीय फौज वापस नहीं जाएगी वो भारत देश के लिए एक भी टेलीपैथी का हथियार तैयार नहीं होने देगा। उसे कैसे मालूम हो जाता है कि आप अपने टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर रही हैं? उसका एक ख्याल ख्वानी करने वाला वाशिंगटन के आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचा हुआ है। क्या आप किसी तरह निहायत राजदारी से अपने आदमियों को ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचा सकती हैं? राजदारी मुमकिन नहीं है। सुपर मास्टर और तीनों फौज के आला अफसरान को राजदार बनाकर उस मशीन तक ले जाने के बाद अपने आदमियों को टेलीपैथी सिखा सकूंगी। सुपर मास्टर और फौजी अफसरान योगा के माहिर हैं। वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उनके अंदर नहीं पहुंच सकता। फिर उसे कैसे मालूम होगा कि आप क्या करने वाली हैं? ये एक बात समझ में नहीं आती कि हम सब की योगा की महारत के बावजूद वो हमारी बातें किस तरह सुन लेता है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसने पिछली रात सुपर मास्टर के एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में टेलीफोन के जरिए बात की और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो पिछली रात सुपर मास्टर के बंद दफ्तर के अंदर पहुंच गया। वहां उसने मेरे खिलाफ एक खत लिखा। दाऊद मंडोला ने कहा, फिर तो बात साफ हो गई, आप बिल्कुल करीब की बात नहीं समझ रही हैं। ब्रादर कबीर का साया उस आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचा हुआ है। दिन को किसी जिस्म के अंदर छुपा रहता है और रात की तारीकी में किसी को नजर नहीं आता है। देवी सोच में पड़ गई, फिर बोली, यह मुमकिन नहीं है। वो जापान गया हुआ था। वहाँ जो नए मज़हब और रूहानियत का फ्रॉड चल रहा था, उस नए मज़हब के गिरोह को वो बेनकाब कर रहा था। शायद वो कल या परसों वापस आया है। उसने जजीरे में मुझे तलाश किया। जब मैंने उसे दिमागी राब्ता किया तो वो शिकायत कर रहा था कि मैं उसे धोखा देकर जजीरे से चली गई। दरअसल उसके ख्याल ख्वानी करने वाले ने उसे बताया होगा कि मैं यहाँ वाशिंगटन में अपने भारतीय टेलीपैथी जानने वालों के सिलसिले में मसरूफ़ हूँ। फिर उसके हुक्म के मुताबिक उस ख्याल ख्वानी करने वाले ने हमारे तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को मार डाला। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन वो कल या परसों जापान से वापस आते अमेरिका चला गया होगा।
आप जरा गौर करें, सुपर मास्टर के बंद दफ्तर में सिर्फ एक साया ही अंदर जाकर आपके खिलाफ वो खत लिख सकता है। तुम्हारी इस बात में वजन है, लेकिन उसके ख्याल ख्वानी करने वाले ने पहरेदार को आलाकार बनाकर सुपर मास्टर के दफ्तर को खोलकर वो खत लिखने के बाद फिर दफ्तर को पहले की तरह बंद कर दिया होगा। आप मेरी बातों में वजन महसूस कर रही हैं तो आर्जी तौर पर फर्ज कर लीजिए कि ब्रादर कबीर का साया वहां आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंच गया। ऐसा फर्ज करने से कोई नुकसान नहीं, फायदा होगा। वो किसी वक्त भी गोश्त पोस्ट के जिस्म में नमूदार होगा तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसे दूसरी गोली खाने और साया बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। तुमने माकूल मशवरा दिया है। मैं अभी सुपर मास्टर से कहती हूँ कि वो आर्मी हेडक्वार्टर के एक एक अफसर और एक एक सिपाही को मुस्ताद रखे और उसे गोश्त पोस्ट के जिस्म में देखते ही दूसरी बार गोली खाने का मौका ना दें। आप सुपर मास्टर को अब यह हदायत देकर आए, मैं कुछ और तरकीब सोचता हूँ। वो चली गई। दाऊद मंडोला इस मसले पर गौर करने लगा। वो एक यहूदी की हैसियत से यह सोचकर खुश हो सकता था कि चलो अच्छा है, सिर्फ भारतीय टेलीपैथी जानने वाले मारे जा रहे हैं, वो और उसके दूसरे यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले महफूज हैं। देवी को नुकसान पहुंच रहा है तो पहुंचता रहे, लेकिन एक मामूल और ताबेदार अपने आमिल के खिलाफ कभी नहीं सोचता। अगर वो मामूल ना होता तब भी खौफ तारी रहता कि वो आत्मा शक्ति के जरिए खामोशी से दिमाग में आकर चोर ख्यालात पढ़ लेती है। लिहाजा देवी के सामने यहूदी मक्कारी नहीं चल सकती थी। वो बड़ी ताबेदारी से देवी और भारत देश की भलाई के लिए तरकीबें सोच रहा था। देवी ने दोबारा आकर कहा, तुम वाकई चालाक हो मगर मेरे सच्चे ताबेदार हो। अभी मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रही थी। आप मुझे अपना वफादार मानती और मुझ पर मेहरबान रहती हैं। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मेरे जहन में अभी अभी एक तरकीब आई है। आप अपने भारत देश के लिए दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर सकती हैं और दुश्मन को इस बात की खबर भी नहीं होगी। मैं ये तरकीब तुम्हारे चोर ख्यालात से पढ़ सकती हूँ, लेकिन तुम खुद ही कह दो। मेरी अकल कहती है कि आप भारत के ऐसे काबिल जवानों का इंतखाब करें जो काले या सांवले ना हो, अमरीकियों की तरह गोरे और सुरख रंग के होंगे। अमरीकियों की तरह गोरे और सुरख रंग के हों। कैसे अमरीकी नजर आने वाले हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। हिमालय की वादियों में और सियाचिन ग्लेशियर में फ़राइज़ अदा करने वाले ऐसे फौजी जवान मिल जाएंगे। तुम्हारी तरकीब समझ में आ रही है। तुम चाहते हो कि मैं अपने हिंदुस्तानियों को अमरीकी बनाकर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारूं, तो ब्रदर कबीर और उसके ख्याल ख्वानी करने वाले धोखा खा जाएंगे कि मैं अपने भारत के लिए टेलीपैथी का कोई हथियार तैयार नहीं कर रही हूँ। जी हाँ, ब्रदर कबीर का तो सिर्फ आपसे और भारतीय हुकूमत से दुश्मनी है, इसलिए उसने अमेरिका के 3 नए टेलीपैथी जानने वालों को जिंदा छोड़ दिया है। वो बोली, और आइंदा भी वो टेलीपैथी सीखने वाले अमरीकियों पर एतराज़ नहीं करेगा। इस तरह मेरे भारतीय जवान रोबोट टेलीपैथी जानने वाले बन जाएंगे। शाबाश मंडोला, तुमने बड़ी जहानत बल्कि मक्कारी से ऐसी तरकीब सोची है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं इनाम चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहते हो। मेरी वफादारियों को पेश नज़र रखते हुए 2 मजीद यहूदियों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने का मौका दें। हम सब की तरह वो 2 नए टेलीपैथी सीखने वाले भी आपके वफादार रहेंगे। तुम मेरे सच्चे खिदमत गुजार हो, मैं तुम्हें यह इनाम ज़रूर दूंगी। एक बात और है, आप अभी ब्रदर कबीर से दिमागी राब्ता करें और मुझे अपने दिमाग में रहने दें। आप उससे गुफ्तगू करती रहेंगी और मैं उसके आसपास की आवाज़ें सुनकर मालूम करने की कोशिश करूंगा कि वो कहाँ है। तुम्हारी यह तरकीब भी अच्छी है। पता नहीं वो किस दिन और किस वक्त नज़रों के सामने दिखाई दे। हमें उसका मौजूदा पता ठिकाना मालूम करना चाहिए। तुम मेरे दिमाग में चले आओ। दाऊद मंडोला ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और पहली बार उस देवी के अंदर पहुंच गया। देवी ने पारस के दिमाग में पहुंचकर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, क्या चुप का रोज़ा रख कर आई हो या कोई नई चाल तुम्हारे जहन में खुजली पैदा कर रही है। वो बोली, कोई नई चाल नहीं है, मैं आजमा रही थी कि तुम मुझे अपने अंदर महसूस कर सकोगे या नहीं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा वज़न बढ़ गया है। ये कैसी बेतुकी सी बात है। क्या सोच की लहरों का वज़न होता है। इस दुनिया में हर शय वज़न रखती है। क्या तुमने अखबारात में नहीं पढ़ा कि माहिरीन अब एक नुक्ते का वज़न भी मालूम कर सकती हैं। मैं भी कुछ ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ कि तुम तनहा नहीं आई हो। क्या तुमने शादी कर लिया, शौहर को साथ लाई हो। तुम फजूल बातें क्यों करते हो। ये बातें फजूल नहीं है। औरत का वज़न 2 सूरत हाल में बढ़ता है। एक तो उस वक्त जब वो शौहर को गोद में बिठाती है, दूसरा उस वक्त जब वो हामला होती है। काम की बात करो, क्या तुम गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर हो गए हो। मैं तुम्हारे ख्यालात से मालूम कर रही हूँ कि इस वक्त तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो और समुंदर की साली सड़क पर हो। मैं एक दुश्मन के ताक़ुब में हूँ। बेहतर है अभी तुम चली जाओ। ऐसा कहते हुए उसने कार रोक दी, क्योंकि आगे और पीछे से 2 कारों ने आकर रास्ता रोक दिया था। वह फौरन ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। कार से नहीं जा सकता था, इसलिए दौड़ते हुए दुश्मनों से दौड़ लगाने लगा। उसी वक्त दोनों कारों से आने वालों ने अपनी अपनी गनों से फायरिंग की। कई गोलियां चलीं। आखिर कोई तो गोली उसे लगती। उसके हलक से एक चीख निकली और वह उछलकर साहली रेत पर गिर पड़ा। इसके साथ ही सिर्फ उसका जिस्म ही नहीं, दिमाग भी साकित हो गया। देवी उसके दिमाग से निकल आई। अब उसे मुर्दा दिमाग में जगह नहीं मिल सकती थी। उसने दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होते ही सांस रोक ली ताकि मंडोला उसके अंदर से निकल जाए। वह नहीं चाहती थी कि मंडोला जैसे वफादार को भी उसका पता ठिकाना मालूम हो
फिर वो धड़कते हुए दिल से ज़रा खुश होकर सोचने लगी, कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। क्या वाकई नामालूम दुश्मनों ने बरादर कबीर को गोली मार दी है? इतना चालाक और नाकाबिल शिकस्त सरबराह खिलाफ तवक्को अचानक ही मारा जाएगा, इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने फिर ख्याल खानी की परवाज की। बरादर कबीर की आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लिया। इसके बावजूद उसके अंदर ना पहुंच सकी। उसका दिमाग मुर्दा हो चुका था। वो मंडोला के पास आकर बोली, तुम उसके दिमाग में जाओ, मैं तो नाकाम हो गई हूँ, फिर भी यकीन नहीं आ रहा वो नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता देवी जी? क्या उसने क़यामत तक जीने का ठेका ले रखा है? ये बात नहीं है। अब से पहले भी वो दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुका था, फिर पता नहीं बाद में कैसे जिंदा हो गया। आपकी ये बात नाकाबिले फ़हम है। जब एक दिमाग मुर्दा हो जाए और हमारी सोच की लहरें भी उस दिमाग को ना छू सकें तो मौत की तस्दीक हो जाती है। मेरा दिल कहता है वो फिर एक बार जिंदा होगा और मुझे मुखातिब करेगा। प्लीज़ आप इसे मेरी गुस्ताखी ना समझें। आप एबनॉर्मल होकर बोल रही हैं। वैसे आप मेरी मालकन हैं, आप जो कहेंगी मान लूँगा। हमने जो देखा है वो ये था कि वो सूट पहने हुए था और जिन दुश्मनों ने उसे गोली मारी वो अरबी लिबास में थे। इसका मतलब यह है कि वो किसी ऐसे इस्लामी मुल्क में था जहां अरबी लिबास पहने जाते हैं। पता नहीं वो कौन सा शहर और इलाका था। थोड़ी देर बाद उसकी मौत की तस्दीक यूं भी होगी कि उसके ख्याल ख्वानी करने वालों से आप रब्ता करेंगी तो वो भी यही बताएंगे जो अभी हमने देखा है। वो बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि सुपर मास्टर के दफ्तर में उसका एक ख्याल ख्वानी करने वाला 2 घंटे बाद आएगा और अब 2 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। वह फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए एक फ़ौजी जवान के अंदर पहुंची, फिर उसे लेकर सुपर मास्टर के दफ्तर के अंदर गई। वहाँ तीनों फौजी आला अफसरान भी थे। वो बोली, मुझे यहाँ आने में देर हो गई, एक जगह मसरूफ़ थी। क्या वो हमारा मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं आया? सुपर मास्टर ने कहा, हम आप दोनों का बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और हमने आपकी हदायत के मुताबिक पूरे हेडक्वार्टर के अफराद को अलर्ट कर दिया है और हुक्म दिया है कि जैसे ही वो नजर आए उसे दूसरी गोली इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जाए, फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और अगर वो फरार होना चाहे तो उसे गोली मार दी जाए। देवी को अपने अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। एक बहुत ज़बरदस्त दुश्मन मारा गया था, इस बात की खुशी थी, मगर एक नामालूम सा दुख भी था। वो बहुत याद आ रहा था। याद वही आती हैं जिनसे कोई लगाव होता है। यूं तो दुश्मन भी याद आते हैं, लेकिन दुख का एहसास क्यों हो रहा था? शायद इसलिए कि वो उससे ज़बरदस्त चालबाज से मुतासिर हो गई थी। उससे दुश्मनी भी थी और उसकी चालबाजियां से वैसी रहनुमाई हासिल करती थी जैसे उसकी उंगली पकड़ कर चल रही हो। अब असल किस्सा यूं था कि अस्पताल के स्पेशल कमरे में रखा हुआ टीवी ऑन था। प्रबर रानी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी और पारस का साया उस बंद कमरे में कुर्सी पर बैठा टीवी का एक प्ले देख रहा था। उसने जब से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था तब से इस इल्म को मुख्तलिफ तरीकों से आजमा रहा था। टीवी स्क्रीन पर एक शख्स सूट पहने कार तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। वो एक जासूसी प्ले था। पारस ने सोचा कि वो सूट वाले के दिमाग में पहुंच सकता है। भला क्यों नहीं पहुंच सकता था? उसने देखा वो सूट वाला जासूस एक मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने मातहतों से कह रहा था, मुझे शुबह है कि एक कार मेरा ताकुब कर रही है, फ़ौरन उस कार का रास्ता रोको, मैं अगली कार का ताकुब कर रहा हूँ। ये बातें सुनते ही पारस ने ख्याल खानी की परवाज़ की। फिर उस अदाकार के अंदर पहुंच गया जिसने जासूस का किरदार अदा किया था। वो अपने घर में बैठा यही प्ले देख रहा था। पारस ने उसके अंदर पहुंचकर मालूम किया कि वो जासूसी प्ले तो 4 माह पहले तैयार किया गया था, अब वो टीवी पर दिखाया जा रहा है। पारस नया तजुर्बा करना चाहता था। उसने जासूस का किरदार अदा करने वाले को छोड़कर स्क्रीन पर नजर आने वाले जासूस के अंदर पहुंचना चाहा। दरअसल वो अदाकार और प्ले का जासूस एक ही शख्स थे, इसलिए पारस थोड़ी सी कोशिश के बाद उस प्ले वाले जासूस के अंदर कार के माहौल में पहुंच गया। अब ऐसे ही लग रहा था कि वो खुद कार चला रहे। ऐसे ही वक्त देवी अपने साथ मंडोला को लेकर उसके अंदर पहुंची तो यही देखा कि ब्रादर कबीर कार चला रहे। उसने थोड़ी देर देवी से बातें करने के बाद कहा, तुम अभी जाओ, मैं एक दुश्मन का पीछा कर रहा हूँ। फिर देवी ने देखा कि 2 कारों ने उसे आगे पीछे से घेर लिया है। जासूसी प्ले के मुताबिक जासूस अपनी कार से निकलकर भाग रहा था, मगर देवी जासूस के नहीं ब्रादर कबीर के दिमाग में थी। गोली खाकर जासूस ने आखिरी चीख मारी तो पारस ने सांस ऐसे रोक ली जैसे दम निकल गया हो। यूं उस मक्कार ने साबित कर दिया कि ब्रादर कबीर गोली का निशाना बनकर मर चुका है। दाऊद मंडोला को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि एक बहुत बड़ा दुश्मन मर चुका है, लेकिन देवी तजब्जुब में थी। वो पहले उसे कई बार मरते और फिर जिंदा होते देख चुकी थी। इस वक्त एक मुसल्ला फौजी जवान दफ्तर के अंदर आया। उसका सर झुका हुआ था और वो सदमे से निढा लग रहा था। जब वो बोला तो पता चला कि वो ही MIM का ख्याल ख्वानी करने वाला है, जिसने 2 घंटे बाद वहां किसी समझौते के लिए आने को कहा था। उसने कहा, हम अपनी जुबान के पाबंद होते हैं, मैं देर से आया हूँ मगर वादे के मुताबिक आया हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं अब 3 दिन तक यहाँ नहीं आ सकूंगा और ना ही कोई जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर सकूंगा। देवी ने अपने आलाकार फौजी की जुबान से पूछा, ऐसी क्या बात है कि तुमने हमें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया और अब इस सिलसिले में गुफ्तगू से कतरा रहे हो? इसकी कोई माकूल वजह तो होगी। मुझे अफसोस है, मैं अभी वजह नहीं बताऊंगा। तुम्हारी उदासी और संजीदगी बता रही है कि तुम्हारे एक अहम शख्स मारा गया है, उसका सौम होगा, तब 3 दिन के बाद तुम गुफ्तगू करोगे।
उससे फौजी जवान ने चौंक कर दूसरे फौजी जवान को देखा जिसके अंदर देवी थी। वो बोली, तुम जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करना चाहते क्योंकि सरबराह के मशवरे के बगैर अहम गुफ्तगू नहीं की जाती और तुम्हारा वो ब्रादर कबीर मारा जा चुका है। क्या? सुपर मास्टर और तीनों अफवाज के आला अफसरान ने चौंक कर पूछा। क्या वाकई वो MIM का सरबराह मर चुका है? देवी ने कहा, जी हाँ, मैंने उसके दिमाग में रहकर मौत का तमाशा देखा है। उसने मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मार डाला। बड़ा मौत का फरिश्ता बन रहा था, खुद मौत के मुंह में चला गया। जिसे वो मुर्दा कह रही थी वो ब्रादर कबीर उसके पास ही फौजी जवान के अंदर एक ख्याल खोनी करने वाले मुजाहिद की हैसियत से मौजूद था। उसने सख्त लहजे में कहा, हम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर तुम हमारे ब्रादर कबीर की हलाकत पर तंजिया गुफ्तगू करोगी तो हमसे बुरा कोई ना होगा। वो बोली, इसी तरह मुझ पर भी गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहरहाल मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। अब जब तक तुम लोगों का नया सरबराह मुंतखब नहीं होगा 40 दिन या कम अज कम 3 दिन तक तुम्हारी तमाम सरगर्मियां मुलतवी रहेंगी। अब जाओ और मातम करते रहो। पारस उस फौजी जवान को सुपर मास्टर के दफ्तर से बाहर ले गया। उसके जाते ही सुपर मास्टर और फौज के आला अफसर ने खुश होकर तालियां बजाईं। एक अफसर ने कहा, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। वो दर्द सर बनकर रहने वाला जहन्नुम में पहुंच गया। सुपर मास्टर ने कहा, क्या यह किसी तरह मालूम नहीं हो सकता कि उसकी मौत कहाँ हुई है? दरअसल इंसान को साय बनाने वाली गोलियां उसके पास थीं। पता नहीं वो गोलियां कहाँ छुपा कर रखता होगा। हो सकता है कि उसके मुजाहिदीन भी उन गोलियों तक ना पहुंच सके। हमें किसी तरह पहुंचना चाहिए। देवी ने कहा, उसकी मौत से ऐसा सुकून हासिल हुआ है कि मेरा ध्यान उन गोलियों की तरफ नहीं गया। वाकई उन्हें हासिल करने के लिए कोई तरकीब आजमाना चाहिए। आप लोग तरकीब सोचें, मैं अभी आती हूँ। वह मंडोला के पास आई फिर बोली। उसकी ख्याल खोनी करने वाले ने अपने सरबराह की मौत की तस्दीक कर दी है। मैंने पहले ही कहा था, ये अच्छा हुआ कि तस्दीक हो गई। अब आप किसी रोक टोक के बगैर भारत के काबिल जवानों को टेलीपैथी सिखा सकती हैं। पता नहीं MIM का नया सरबराह कौन होगा। वो किसी तरह हमारे काबू में आ गया तो फिर मेरे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। वैसे हम एक अहम बात भूल गए थे। ब्रादर कबीर ना जाने वो गैर मामूली गोलियां कहाँ छुपा कर रखता था। शायद वो गोलियां मुजाहिदीन के हाथ ना लगें। हमें किसी तरकीब से वहां तक पहुंचना चाहिए। मंडोला, तुम बहुत चालाक और बहुत बड़े शातिर हो। इससे पहले कि सुपर मास्टर वगैरह उन गोलियों तक पहुंचे, हमें पहुंचकर उन्हें हासिल कर लेना चाहिए। वाकई वो गैर मामूली गोलियां टेलीपैथी से ज्यादा बाकमाल हैं। अगर ब्रादर कबीर बदस्तूर साया बना रहता तो उन दुश्मनों की फायरिंग से हलाक ना होता। आप किसी तरह ये मालूम करें कि उसकी मौत कहाँ हुई है। मैं भी ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ। उस जगह का इल्म होते ही हम वहाँ किसी को अपना आलाकार बनाकर उन गोलियों तक पहुँच सकेंगे। उन्होंने दिमागी राब्ता ख़त्म कर दिया और अपनी अपनी जगह सोचने लगे। उनके जहनों में ये बात थी कि MIM के तमाम मुजाहिदीन को उस जगह का इल्म होगा जहाँ उसे हलाक किया गया है और वो लोग उसकी लाश उठाकर वहाँ से ले गए होंगे। उस जगह के बारे में किसी मुजाहिद से ही कुछ मालूम हो सकता था, लेकिन मुश्किल यह थी कि कभी किसी मुजाहिद से उनके सरबराह से राब्ता करने के लिए ना ही उनकी तंजीम के किसी दफ्तर का पता मालूम था और ना ही उन्होंने अपना फ़ोन नंबर वगैरह कभी बताया था। सुपर मास्टर ने फौरन हुक्म दिया कि सैटेलाइट के जरिए तमाम दुनिया की टीवी स्क्रीन पर एक अनाउंसर को कहना चाहिए कि सुपर मास्टर और उसके मुल्क के तमाम हुक्काम को MIM के सरबराह की नागाहनी मौत का दिली सदमा है। उनके मुजाहिदीन से दरख्वास्त है कि ब्रादर कबीर की आखिरी रस्मात में उन्हें शरीक होने का मौका दें। बेशतर ममालिक के सरबराह उनके जनाजे में शरीक होना चाहेंगे। मरहूम बड़ी खूबियों के मालिक थे। प्लीज़ उनसे फ़ोन पर या फैक्स वगैरह के जरिए रब्ता करें। देवी ने स्क्रीन पर यह अनाउंसमेंट सुनी, फिर सुपर मास्टर के पास आकर बोली, तुमने अच्छा किया। उन रूपोश रहने वालों को इसी तरह मुखातिब करके उनसे हमदर्दी के बहाने किसी अड्डे का सुराग लगाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद एक फौजी जवान दफ्तर में दाखिल हुआ। यूं कहना चाहिए कि पारस उसे अंदर लाया। फिर पहले वाली आवाज़ और लहजा बनाकर बोला, हमने आप लोगों की ताज़ियत से भरपूर अनाउंसमेंट सुनी है। यह नई बात है कि एक बहुत बड़े दुश्मन की मौत का सदमा आपको हो रहा है। हमने कभी मगरमच्छ के आंसू नहीं देखे, क्योंकि देखने के लिए उसके करीब जाना होगा या उस रोते हुए मगरमच्छ को करीब बुलाना होगा जो हमारी जान के लिए अजाब बन सकते हैं। बाय द वे, आंसू झूठे हों या सच्चे, आप हजरात का शुक्रिया। यह अनाउंसमेंट बंद करा दें, ऐलान करा दें कि ज़िंदगी में पुरस्कार और रूपोश रहने वाले मौत के बाद भी कभी जाहिर नहीं होते, इसलिए उनकी आखिरी रस्मात में किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। इन बातों ने उन सबको मायूस कर दिया। पारस उस फौजी जवान के अंदर रहकर दफ्तर से बाहर आया, फिर एक तरफ चलने लगा। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की गाड़ी उस जवान के करीब आकर रुकी। उसमें ड्राइवर के अलावा उनका चीफ और 3 मातियत बैठे हुए थे। चीफ ने इस जवान से कहा, सुपर मास्टर के पास जाओ और उसे बता दो कि इस मुल्क में हर जगह सिपाहियों, फौजियों और जासूसों को यह हुक्म पहुंचा दिया गया है कि जितने घरों में मर्दों की मौत वाकई हुई है उन तमाम मर्दों के मुतल्लिक तस्दीक की जाए कि वो कौन है और ज़िंदगी में क्या करते रहे हैं। अगर ब्रादर कबीर इस मुल्क के किसी हिस्से में भी मुर्दा पड़ा होगा तो हमारी नज़र में आ जाएगा। वो फौजी जवान हुक्म की तामील के लिए जाना चाहता था। पारस ने उसके कदमों को लड़खड़ाया, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी से उतरकर उसे उठने का सहारा दिया। ऐसे वक्त दोनों बहुत करीब हुए तो पारस का साया ड्राइवर के जिस्म में मुंतकिल हो गया।
उस फौजी जवान ने उसके सहारे उठते हुए शुक्रिया अदा किया, फिर सुपर मास्टर की तरफ जाने लगा। ड्राइवर ने आकर गाड़ी स्टार्ट की। चीफ ने कहा, क्या फौजी ऐसे होते हैं? ये जवान एक छोटी गन उठाकर चलते चलते लड़खड़ा गया। जो लोग सिफारिशों के जरिए फौजी बनने आते हैं वो ऐसे ही औरतों जैसी चाल चलते हैं। उसकी बात पर दूसरे मातहत मुस्कुराने लगे। वो लोग हेडक्वार्टर से निकलकर वाशिंगटन DC की सिमत जा रहे थे। इंटेलिजेंस का चीफ ये देखना चाहता था कि उसके तमाम जासूस और शहर के तमाम पुलिस वाले पार्कों, थिएटरों, सिनेमा घरों और दीगर तफरीही मुकामात पर मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं। इन तमाम कानून के मुहाफिजों को समझा दिया गया था कि कोई भी शख्स अचानक गोश्त पोस्ट के जिस्म में नमूदार हो तो उसे फ़ौरन इस तरह गिरफ्त में लिया जाए कि वह अपने हाथों से कोई भी खाने की चीज़ मुंह तक ना ले जाए और उसकी जेबों में जितनी चीज़ें हों उन्हें अपनी तहवील में ले लिया जाए।